Hello बच्चों, welcome to our class in standard 7th. Today we will read a subject of essays, lesson number 2. There was incomplete this lesson, so today we will continue this lesson. Okay बच्चों, तो हम लोग ने season we have to completed seasons about season. Now we will come इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ. अब जो क्लाइमेट की असर ह्यूमन लाइफ पर कैसी होती है, तो ह्यूमन लाइफ पर जो क्लाइमेट की असर होती है उसके बारे में हम रीड करेंगे. क्लाइमेट हैज़ ए ट्रिमेंडस अफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ. ये क्लाइमेट की असर ह्यूमन लाइफ पर पड़ती है, लगातार पड़ती है. जैसे कि जहाँ पर गर्म एरिया वाले ह्यूमन लाइफ अलग होती है, कोल्ड रीजन की ह्यूमन लाइफ अलग होती है. दिस इफेक्ट इज़ विजिबल इन द डाइट, लाइफ स्टाइल एंड नेचर ऑफ द. अब देखो जिस तरह जो इफ़ेक्ट होती है वो किस में दिखाई देती है, डाइट यानी खाने में, लाइफ स्टाइल उनकी रहन सहन एंड नेचर ऑफ द, और उनके जो लोगों का जो नेचर होता है उस पर उनकी इफ़ेक्ट होती है. राजस्थान फेसिस वाटर स्कैरसिटी एंड हैंस मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव वॉल्ड टेरेस टू स्टोर वाटर. अब राजस्थान में हमेशा पानी की प्रॉब्लम होती है. इसके कारण ज़्यादातर पानी जो घर है वहाँ पे वॉल टेरेस होते हैं. क्या होते हैं वॉल टेरेस, यानी दीवार के साथ टेरेस होते हैं ताकि पानी को स्टोर कर सकें. पीपल इन नॉर्थन इंडिया यूज़ वोलन गारमेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. अब जो नॉर्थन इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादातर वोलन गारमेंट पहनते हैं क्योंकि ज़्यादा ठंडी से सुरक्षा के लिए, बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है इसलिए वहाँ पे ठंडी से बचने के लिए वो लोग नॉर्थन वुलन गारमेंट यानी कपड़े पहनते हैं. वाइल पीपल ऑफ साउथ इंडिया प्रीफर कॉटन क्लोथ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ऑल फ्रॉम हीट. अब नॉर्थन में आपने देखा वुलन कपड़े पहनते हैं और साउथ में कॉटन क्लोथ ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो गर्मी से बचने के लिए, साउथ इंडिया में ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए वो लोग कॉटन क्लोथ का यूज़ करते हैं. तो इस तरह रहन सहन पहनावे में इफ़ेक्ट दिखाई देती है किसकी, क्लाइमेट की. द पीपल ऑफ द डिज़र्ट रीजन वेयर लूज. अब जो डिज़र्ट रीजन के जो होते हैं ना, सैंडी रीजन, वहाँ पे लोग लूज कपड़े पहनते, कॉटन क्लॉथ टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द कंटिन्यूस हीट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द सैंड ब्लोइंग अक्रॉस द डिज़र्ट. अब डिज़र्ट के में रहने वाले लोग वहाँ पे चारों तरफ मिट्टी उड़ती है, इसलिए वहाँ पे देखना वहाँ के लोगों का पहनावा जो होता है वो ढीला ढाला होता है पहली बात तो, और कपड़े ढीले पहनते हैं और कॉटन के कपड़े पहनते हैं और अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए, और टर्बन पहनते हैं, सर पे पगड़ी होती है. क्यों? क्योंकि उनके हेयर में सैंड न चिपके इसलिए वो लोग हेड पे टर्बन पहनते हैं. और एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द सैंड ब्लोइंग अक्रॉस द, जो उड़ती रहती मिट्टी उससे बचने के लिए वो लोग ढीले कपड़े पहनते हैं ताकि वो झड़ जाए मिट्टी. दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स एंड, अब वो अपने हेड को भी कवर करते हैं कपड़े से. क्लॉथ पीस लार्ज हैंड करचीफ टू प्रोटेक्ट देयर हेड एंड हेयर फ्रॉम द सैंड. मतलब सैंड से बचने के लिए, अपने बालों में सैंड ना चिपके इसलिए वो या तो कपड़ा बड़ा हैंड करचीफ होता है लार्ज, उससे कवर करते या पगड़ी पहनते हैं. ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन अक्रॉस इंडिया. इस तरह पूरे भारत में देखने जाओ तो बहुत तरह का क्लाइमेट कंडीशन है. उसके कारण द पीपल ऑफ गुजरात आर यूजुअली एंगेज इन बिजनेस. अब जो देखो कंडीशन के कारण भारत में जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो गुजरात के जो लोग हैं वो बिजनेस के साथ ज़्यादा एंगेज्ड हैं. द पीपल ऑफ पंजाब आर मोस्टली सोल्जर्स वाइल द पीपल ऑफ इंडिया नॉर्थन इंडिया आर इन्वॉल्व इन द अब जो पंजाब के लोग हैं ज़्यादातर सोल्जर्स है आर्मी में, या जो 3 विंग्स है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इसमें ज़्यादा एंगेज्ड है. और जो नॉर्थन इंडिया के लोग हैं वो एग्रीकल्चर में, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेन्स है नॉर्थन प्लेन्स वो ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ पर वो एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व है. सिमिलरली इसी तरह द नोमैड्स ऑफ द डिजर्ट्स आर एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री. जो नोमैड्स है, बंजारे जो होते हैं डेजर्ट के, वो लोग एनिमल्स के साथ ज़्यादा बिजी है. मतलब वो लोग एनिमल्स के साथ ज़्यादा एनिमल रेयर बोलते हैं ना, वो मतलब पशुपालक के व्यवसाय में बिजी है. वीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात. ज़्यादातर लोगों का जो खाना है, सबसे मुख्य आहार है गेहूँ. एरियाज ऑफ वाइल्ड राइस एंड फिश फ्रॉम द स्टेपल डाइट ऑफ द. जो गुजरात के एरियो में कोस्टल एरिया है, गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा गेहूँ खाते हैं.
और ज़्यादातर जो स्टेपल फूड जो फीस राइस एंड फीस फ्रॉम द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल और केरला और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया वाले जो एरिया लोग हैं वो राइस एंड फीस खाते हैं। द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, अब हम रिसोर्सेज का मतलब, रिसोर्स यानी संपत्ति, रिसोर्स मीन्स संपत्ति। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी स्टोर एंड यूज्ड बेस्ड ऑन its quality, capacity and utility and which become our heritage can be termed as resource। अब पहले तो रिसोर्स की डिफाइन बताएंगे, जानेंगे। रिसोर्सेज आर ऑल्सो दोज दैट कैन फुलफिल सर्टेन एम्स। रिसोर्सेज वो है, पहले तो हम लोग डिफाइन एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी स्टोर एंड यूज्ड बेस्ड ऑन इन। अभी हमारे एनवायरनमेंट में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ जो हम उसको स्टोर कर सकते हैं और उसके एंड यूज्ड बेस्ड ऑन उसकी क्वालिटी से, जैसे उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी एंड यूटिलिटी एंड विच बिकम अवर है, और जो कुछ हमें जो कुछ भी हमें मिलता है वो पूरा एनवायरनमेंट से ही वी ऑब्टेन फ्रॉम एनवायरनमेंट, और कुछ तो हेरिटेज बन गया है एंड कैन बी टर्म एज रिसोर्स। ये हमारे हेरिटेज है। हेरिटेज यानी हमारी वो है, क्या है कहते हैं ना, मतलब ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, पुराने ज़माने से हमें सब कुछ इसमें से मिलता जा रहा है और उसको हम उसको रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्सेज आर ऑल्सो दोज दैट कैन फुलफिल सर्टेन एम। रिसोर्सेज हमारे कुछ जो हमारे डेवलपमेंट है या हमारे टारगेट है उसको जो निश्चित जो हमारे एम्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफर कॉन्क्रीट सॉल्यूशन टू वर्ड प्रॉब्लम। और भी कई सॉल्यूशन होती है उनको, जो कितनी प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसोर्स का यूज़ होता है। रिसोर्स से ही हमें वो सोर्सेज की जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन होता है। एनीथिंग दैट कैन बी एम्ड एट एंड यूज्ड टू accomplish ह्यूमन नेसेसिटी ऑल्सो बिकम अ रिसोर्स। और ये जो है, जो ह्यूमन है वो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी नेसेसरी को कंप्लीट करने के लिए जो यूज़ करता है उसको बोलते हैं रिसोर्स। और हमें सारे रिसोर्स किससे मिलते हैं? एनवायरनमेंट से। वी ऑल डिपेंडेबल टू अवर रिक्वायरमेंट थिंग्स। टोटल जो हमारी थिंग्स है उसके रिक्वायरमेंट के लिए हम किस पे डिपेंड है? एनवायरनमेंट पे। द पीपल ऑफ द अर्लियर टाइम्स वेर नॉट अवेयर ऑफ द मिनरल्स अवेलेबल बिलो द सरफेस ऑफ द सोइल एंड हैंस कुड नॉट यूटिलाइज। अब जो पुराने ज़माने में जो एंशिएंट टाइम के जो लोग थे अर्लियर, वो इन मिनरल्स के बारे में जो हमें अंडरग्राउंड से मिलते हैं उसके बारे में वो मतलब वो जागरूक नहीं थे, इसलिए वो लोग ये रिसोर्स जो सॉइल में से जो हमें मिलता है उसका वो यूज़ नहीं करते थे। दैट इज़ वाई दोज मिनरल्स वेर नॉट कंसिडर्ड एज अ, इसलिए उस जो अंडरग्राउंड से जो हमें मिनरल्स मिलते इसलिए उसको रिसोर्स के रूप में नहीं मानते थे। बट दीज रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल फॉर द मॉडर्न। लेकिन आज की तारीख में आधुनिक इंसान के लिए ये रिसोर्सेज बहुत ही यूजफुल हो गए हैं। द थिंग्स दैट हेल्प इन मैन्स वेलफेयर एंड सेटिस्फाई देयर डिमांड्स आर रिसोर्सेज फॉर मैन। अब जो भी चीज़ हमें मिलती है इंसान की सुख सुविधा के लिए, जो संतुष्टि होती है इंसान को और जो संतुष्ट कर सकती वो किससे होता है? रिसोर्सेज से। हमें हर इंसान की जो भी वो है, क्या बोलते हैं, उनकी ज़रूरतें हैं और उनकी सुख सुविधा है, वो जो जिसमें से भी मिलती है वो किस में से मिलती है? रिसोर्सेज में मिलते हैं। तो वही रिसोर्स में से ही सारी डिमांड होती है और वो पूरी होती है, तो उसको कहते हैं रिसोर्सेज फॉर मैन। नोट डाउन द फंक्शन दैट यू वुड बी परफॉर्मिंग फॉर एनी वन डे डिपेंडिंग ऑन सीजन ऑफ द ईयर। अब आपको एक दिन आप सीज़न ऑफ द ईयर, ऑन द सीज़न ऑफ द ईयर, तो जो विंटर होती है, समर होती है, मानसून, आप खाली एक दिन लिस्ट बनाओ कि आप रिसोर्सेज पे डिपेंड है, तो वो किस किस पर आप मतलब किस किस की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो दिन भर आप अगर उसकी लिस्ट बनाओगे ना, तो टोटल जितनी भी थिंग्स है वी ऑल डिपेंडेबल ऑन एनवायरनमेंट। जैसे वाटर इज़ मिनरल, वो भी फ्यूल, ये भी मिनरल में आता है, रिसोर्स में आता है। और
जो भी मतलब मेटालिक नॉन मेटालिक ये जितनी भी हम चीज़ों का यूज़ करते हैं वो सब भी हमें मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड होता है। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, अब जो पहले हम लोग पढ़ेंगे वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल यानी कुदरती रिसोर्सेज यानी संपत्ति। नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एक्सिस्ट नेचुरली इन एनी एनवायरनमेंट इज इजीली अवेलेबल एंड यूजफुल। अब नेचुरल रिसोर्सेज उसको कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट में नेचुरली इट इज़ अस्तित्व में है, नेचुरली कुदरती रूप से हमें जो स्थायी है मिली है एनवायरनमेंट में कोई भी इन इजीली, और जो हमें इंसान को इजीली मिल जाती है और वो इंसान के लिए यूजफुल है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो रिसोर्सेज है ना संपत्ति, वो 3 तरह की, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। एक तो वाटर रिसोर्सेज है और दूसरा मिनरल और एक लैंड। कुछ तो हमें लैंड में मिली है जो दिखाई देती, कुछ वाटर में और कुछ मिनरल्स में, मिनरल रिसोर्सेज है। वाटर रिसोर्सेज, अब वाटर रिसोर्सेज में क्या, रिवर्स है, लेक है, सी है, ओशियन है, स्ट्रीम्स है, ये सब वाटर रिसोर्सेज आएगा। तो वी विल रीड फर्स्ट वाटर रिसोर्सेज। द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सीज एक्सेट्रा। द रिवर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इंटू 2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन कैरेक्टरिज। अब जो भारत की जो नदियाँ हैं वो 2 तरह से डिवाइड है। उनके ओरिजिन, वो किस तरह कहाँ से निकली है और उसमें मतलब गुण क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ना, उसमें लक्षण क्या है, उनके क्या क्या क्वालिटी है। रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया। तो टू टाइप्स की नदियाँ हैं, एक तो रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया और रिवर्स ऑफ साउथर्न। तो वी विल रीड अबाउट फर्स्ट रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। अब हम पहले रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अब नॉर्थन इंडिया से जो रिवर्स जहाँ से ओरिजिन हुई है, निकली है, उनको बोलेंगे नॉर्थन इंडिया। अब नॉर्थन इंडिया की रिवर कौन सी, द सिंधु, जिसको हम इंडस बोलते हैं। सिंधु, गंगेज, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा आर द रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। ये जो है ना, सिंधु है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा, ये सब नॉर्थन इंडिया की रिवर्स है। दी आर पेरेनियल इन नेचर। अब पेरेनियल यानी ये नेचर में इनका जो स्वभाव, नेचर यानी कुदरती रूप से पेरेनियल है। क्यों पेरेनियल यानी जो ऑलवेज जिसमें पानी फिल रहता, भरा हुआ रहता, 12 महीने थ्रू आउट ईयर, पूरे महीने उसमें पानी रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर। द गंगा इज ऑल्सो नॉन एज द भागीरथी। गंगा को भागीरथी के रूप में भी, नाम से भी जाना जाता। देयर इज अ ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा। गंगा के 3 तरफ फर्टाइल ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन है। गंगा के नियर जो बोलते हैं डेल्टा प्रदेश, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा प्रदेश। तो देयर इज ट्रायंगुलर, तो गंगा नदी के पास में ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन है और उसको डेल्टा के रूप में सुंदरबन डेल्टा है जो बिहार में आया हुआ है। ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन यानी 3 तरफ फर्टाइल प्लेन आए हुए हैं गंगा के नदी के पास, और उसको डेल्टा प्रदेश घोषित किया गया। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया एंड यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पसेस। अब जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये बहुत बड़े वाटरवेज के रूप में इसका यूज़ किया जाता है नेविगेशन पर्पसेस, यानी उसमें व्यापार भी होता है, बोटिंग भी होती है, और वाटरवेज के रूप में उसको यूज़ करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट के रूप में, शिप के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। बेसाइड दिस झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी एंड बीज ऑल्सो फ्लो इन द नॉर्थ। इसके साथ साथ जो गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हमने जिनके बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि एंड बीज, ये सब भी नॉर्थन इंडिया की ही, नॉर्थ में ही बहती है, तो ये भी नॉर्थन इंडिया की ही रिवर्स मानी जाती है। एवरी ईयर डिवेस्टेटिंग फ्लड्स इन कोसी रिवर इन द स्टेट ऑफ बिहार डिस्ट्रॉय द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। अब मैंने आपको पहले कहा पूरे साल इसमें पानी रहता है, तो जो कोसी नदी है बिहार में, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हर साल फ्लड आता है और बहुत सारे बिहार के जो एरिया है उसको लाइफ मतलब वहाँ की जनजीवन को भी नष्ट करता है और संपत्ति भी, मतलब जान हानि और मान हानि दोनों का बहुत ही वहाँ पे क्या होता है, नुकसान होता है। अब आप बोलोगे मैडम ये जो क्या बोलते हैं नॉर्थन इंडिया की जो रिवर्स है वो पेरेनियल क्यों है, उनमें पूरे साल क्यों पानी रहता है? मैं बताती हूँ। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि नॉर्थन इंडिया की जो ऑलमोस्ट रिवर्स है ना, वो हिमालय से निकली है। किससे निकली है? हिमालय जो हमारा माउंटेन है वहाँ से निकली है ज़्यादातर, गंगा, यमुना, जितनी, ब्रह्मपुत्र। तो इसमें होता यूँ है कि इसमें जब
ठंडी का मौसम होता है तो उसमें बर्फ़ जम जाता है, क्या हो जाता है, बर्फ़ के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है पानी। और फिर जब वो समर सीज़न आता है ना, तो वो जो आइस था ना वो मेल्ट होता है। तो समर में वो आइस मेल्ट होता है, तो इसके कारण वो आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह समर में भी उसमें पानी रहता है। और जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स है, उसमें वो तो हिमालय से निकली नहीं और वहाँ पे ठंडे प्रदेश भी नहीं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी के कारण पानी क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इसलिए वो नदियाँ भी थ्रू आउट ईयर उसमें पानी नहीं रहता है और वो नदियाँ सूख जाती है समर सीजन में। और जो नॉर्थन इंडिया की जो रिवर्स है उसमें थ्रू आउट ईयर पानी रहता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी का भी मौसम रहता है, विंटर ज़्यादा रहता है और वहाँ पे आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है ज़्यादा जब कभी समर होता है, तो इसलिए थ्रू आउट ईयर उसमें पानी रहता है। नाउ रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया। अब हम साउथर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे, रिवर्स के बारे में। रिवर्स लाइक तापी, नर्मदा एंड महानदी फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया। ये सेंट्रल माउंटेन से नीचे की ओर बहती है सेंट्रल इंडिया में। द नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवर्ड द वेस्ट एंड मर्ज विद द अरेबियन। अब जो नर्मदा और तापी है वो वेस्ट की तरफ आती है और अरेबियन सी में मिल जाती है, उसका संगम हो जाता है। वाइल द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा फ्लो ईस्टवर्ड। अब ये वेस्ट की तो आपने देख ली, तापी, नर्मदा। जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा नदियाँ हैं, ये ईस्ट की तरफ बहती है एंड मर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल। और ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। These rivers flow through the uneven surface of the ground like a high and sloping region and therefore form waterfalls. अब ये जो है ना, ये नदियाँ हैं ना अनइवन या ना अनइक्वल, मतलब कहीं पर ऊंचाई में, कहीं पर हाई, कहीं पर स्लोपी रीजन में वो क्या होती है, सरफेस में बहती है, इसलिए देयर फॉर फॉर्म वाटरफॉल। तो वहाँ पे क्या बन गए, वाटरफॉल्स बन गए। कभी ऊपर से बहती है, कभी नीचे आती है, कभी स्लोपी यानी ढलान में, तो उसमें बहती, इसलिए इसमें क्या बने हुए हैं, इसके कारण इन नदियों के वाटरफॉल्स है ना, झरने के रूप में भी बन गए हैं। दैट इज़ वाई दिस रिवर्स आर नॉट यूज्ड एज वाटरवे। तब इसको, अब ये जो प्लेन्स में बहती है, जो गंगा यमुना, वहाँ वाटरवेज है क्योंकि उसका यूज़ होता है। लेकिन ये जो ऊंची नीची जगह पर बहती है, इसका अनइवन सरफेस, इसका सरफेस क्या है, अनइवन है, इवन नहीं, इसलिए यहाँ पे वाटरफॉल तो बन सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ वाटरवेज के रूप में नहीं होता है। दे आर यूज फॉर इरीगेशन प्रपोज एंड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अब इनका यूज़ ज़्यादातर इरीगेशन के रूप में होता है। किस कारण से होता है, किस पर्पज से होता है, इरीगेशन यानी सिंचाई के रूप में इसका यूज़ होता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने में भी इसका यूज़ होता है। नाउ रिवर्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और बेनिफिशियरी। द नर्मदा प्रोजेक्ट, अब इसको फ़ायदा किसको है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, 4 राज्यों में इसका क्या है, बेनिफिट है, इसका लाभ है। द कृष्णा, द नागार्जुन प्रोजेक्ट, वहाँ पर नागार्जुन प्रोजेक्ट है, ये आंध्र प्रदेश में इसको लाभ किसको मिलता है, आंध्र प्रदेश को। द तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, इसका लाभ भी फ़ायदा किसको होता है, बेनिफिट आंध्र प्रदेश को। द कोसी प्रोजेक्ट, इट इज़ इन द बिहार। द महानदी, द हीराकुंड प्रोजेक्ट, महानदी में कौन सा प्रोजेक्ट है, हीराकुंड, और इसका जो बेनिफिट होता है वो किसको होता है, ओडिशा को। द सतलुज, द भाखरा नागल डैम, सतलुज नदी पर कौन सा डैम है, भाखरा नागल प्रोजेक्ट। तो इसका जो बेनिफिट उठाते हैं, फ़ायदा कौन उठाता है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। डू यू नो अबाउट द नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया। आप लोग इंडिया के नेचुरल यानी कुदरती रूप से जो बने हुए हैं, और मैन मेड होते हैं वो नेचुरल नहीं होते, आर्टिफिशियल होते हैं। जो कुदरती लेक्स है, तालाब है इंडिया के, उनके बारे में आप जानते हो, चलो हम आज उनके बारे में भी रीड करते हैं। स्टेट जम्मू कश्मीर में जो डल और उलर है ना, ये दोनों फ्रेश वाटर लेके हैं, ठंडे पानी, मीठे पानी के झरने, तालाब है। तो ये जम्मू कश्मीर में 2 है, डल झील है, झील भी बोल सकते हैं, और उलार भी। आंध्र प्रदेश में कोलेरू है, फ्रेश वाटर लेक। देखो आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन ये कोलेरू है और ये भी फ्रेश वाटर लेक है। तमिलनाडु में पुलिकट है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। ये कैसा वाटर लेक है, सॉल्ट, यानी वहाँ का पानी कैसा है, खारा है। चिल्का, ओडिशा में चिल्का है, वहाँ पर ये भी सॉल्ट वाटर लेक है। राजस्थान में सांभर लेक है, बहुत बड़ा लेक है, वो भी सॉल्ट वाटर लेक है। और गुजरात में नल सरोवर है, पाटली सॉल्ट वाटर, इसमें भी, ये भी कुछ, इसमें ये भी कैसा है, सॉल्ट वाटर लेक है। ये देखो, यू कैन सी हियर सरदार सरोवर, ये नर्मदा नदी पर ये प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। ओके बच्चों,
अब डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। अब जो पहले तो हमने कुदरती जो नेचुरल लेक के बारे में जाना, अब हमने कुछ आर्टिफिशियल लेक के बारे में जाना जो मैन मेड है। तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी, वहाँ पर है गोविंद सागर, ये लेक है, ये बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में द कृष्णा नदी जो रिवर है वो नागार्जुन सागर है, वहाँ पे वो भी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में ही मांजरा नदी है, वो भी निजाम सागर है। गुजरात में द नर्मदा है, सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश में द चंबल, गांधी सागर। तो ये मतलब आर्टिफिशियल लेक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट नर्मदा प्रोजेक्ट। अब हम नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात का बहुत एक ही पर्पज़ से नहीं बना है, मल्टीपर्पज़ है उसके उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य के साथ नर्मदा प्रोजेक्ट बनाया गया है। बिगेस्ट है, गुजरात का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, अब उसकी कैपेसिटी देखने जाओ तो द मेन कैनल ऑफ द नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। जो नर्मदा कैनल है ना, जो नर्मदा प्रोजेक्ट की जो कैनल है ना, कैनल जो बनी वो वर्ल्ड की बिगेस्ट कैनल के रूप में जानी जाती है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैनल, अब जो पूरी कैनल है उसकी लेंथ है नेटवर्क इज अप्रॉक्सीमेटली 66,000 किलोमीटर। लगभग कितने किलोमीटर है वो, अप्रॉक्सीमेटली उसकी लेंथ कितनी लंबी है, 66,000 किलोमीटर। 8,215 विलेजेस एंड 135 सिटीज़ ऑफ गुजरात। गुजरात की विलेज जो है वो 8,215 विलेजेस और सिटी कितनी है, 135 सिटी आर प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द नर्मदा प्रोजेक्ट में से इतनी सिटी 135 सिटीज़ को पानी मिलता है और 8,215 विलेजेस को पानी, ड्रिंकिंग पानी प्रोवाइड करता है। कौन, नर्मदा प्रोजेक्ट। 14 डिस्ट्रिक्ट, 75 तालुका एंड 3,360 विलेजेस ऑफ गुजरात आर गेटिंग इरीगेशन। और जो सिंचाई योजना है उसका लाभ, वो फैसिलिटी नर्मदा प्रोजेक्ट के थ्रू जो मिलती है वो, उसमें 14 डिस्ट्रिक्ट है, 75 तालुका है, 3,360 विलेजेस जो गुजरात के हैं उनको इरिगेशन फैसिलिटी नर्मदा प्रोजेक्ट के थ्रू मिलती। नाउ वी कम मिनरल्स रिसोर्सेज। अब हम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। अब मिनरल्स में बायोटिक भी है और अबायोटिक भी है। तो बायोटिक एंड अबायोटिक मटेरियल्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के नीचे जो अंडरग्राउंड में है उसको, तो उसमें से जो हमें मिलता है बायोटिक भी है और अबायोटिक भी है। आर ट्रांसफॉर्म इनटू मिनरल्स, ये सब जो होते हैं वो मिनरल्स में ट्रांसफ़र होते हैं। हैविंग डिफरेंट केमिकल्स कंपोनेंट ड्यू टू तो इंटेंस हीट एंड सरफेस प्रेशर। अब जो बिलो ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसमें ना गर्मी होती है, प्रेशर बनता है, तो उसके कारण डिफरेंट केमिकल्स के घटक है, मिनरल्स है, ये सब क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो मेटल्स वगैरह ये मेल्ट होते हैं तो वो मिनरल्स के रूप में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ट्रेजर यानी जहाँ पे खजाना छुपा होता है, संग्रह, ट्रो ऑफ मिनरल, ये सब क्या होता है, इज फॉर्म इन द कोर ऑफ द अर्थ थ्रू नेचुरल प्रोसेस लास्टिंग फॉर 1000। और ये जो है ना प्रोसेस हजारों साल से ये बनता आ रहा है। एक एक जो मेटालिट होते हैं वो मेल्ट होते हैं, उसमें से कुछ गैसेस बन जाती है, बहुत सारे कंपोनेंट है, और वो हम मेन को या डेवलपमेंट के लिए वो मिनरल्स है वो यूज़ होते हैं, और हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होता है उन मिनरल्स के कारण। तो जो भी कंट्री जो डिपेंड होती है विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, वो मिनरल्स रिसोर्स अगर जिसका रिच होता है वो कंट्री का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म। अब जो अर्थ में से जो हम मिनरल्स निकालते हैं वो उसका प्योर फॉर्म में नहीं होता है, मतलब वो अपने कंप्लीट स्वरूप में नहीं होता है, वो एक कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल हम उसमें भी ऑब्टेन फॉर्म रॉ मटेरियल, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको प्योरीफाई किया जाता है। देयर आर मैनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ड्यू टू विच दे आर कोल्ड ओरीज। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है जिसको बोलते हैं ओरीज। एग्जाम्पल आयरन ओर, तो आयरन क्या है, लोहा। तो लोहा हमें कच्चे रूप में मिलता है, रॉ मटेरियल में मिलता है ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ द ओर। और जब उसको हम रिफाइनिंग करते हैं वी गेट मिनरल इन देयर प्योर, फिर हमको उसमें शुद्ध रूप से हमें मिलता है। These minerals form the foundation of the economic might and prosperity of a country। अब ये जो है ना, जो नींव रखी जाती है, मतलब ये आधारशिला है, ये जो मिनरल्स है ना हर देश के, कोई भी उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसका अर्थशास्त्र, मैंने पहले का उसका बिजनेस उसी में चलता है। अगर मिनरल्स जिसका अच्छा है, नेचुरल रिसोर्स जिस कंट्री के अच्छे हैं, वो कंट्री का इकोनॉमिक और उसकी जो प्रॉस्पेरिटी वो उसी पे डिपेंड है।
अब आपको बच्चों ये चैप्टर में आज यहीं पे इनकम्प्लीट रखती हूँ. आई विल कंप्लीट इन नेक्स्ट पीरियड. बाय.